क्या कनेक्शन है पास्ट लाइफ का एस्ट्रोलॉजी से? कोई भी जातक पैदा हुआ, ठीक है, कोई भी लगन की कुंडली आई, जैसे मेष लगन की कुंडली आ गई, वृष लगन की कुंडली आ गई, तो वो लगन उसको क्यों मिला, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा ने सजेस्ट किया था। आप पिछले जन्म के कर्मा को इस जन्म में भोगने के लिए आए हो। जन्म से ही कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो ये कुंडली में दिख जाता है कि ये बच्चा पैदा हुआ है और इसको ये समस्या है, ये अपने पास्ट लाइफ से लेकर आया है। बहुत कुछ पता चल जाता है, हर चीज़ पता चल जाती है। बताइए फिर। बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे अब आपने बात की कि आई नहीं है, तो वो पता चल जाएगी। उसका रंग कैसा है, रंग भी? हाँ, शनि से बहुत से लोग डराते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, वो तो आपकी वेल्थ है, वही आपको वेल्थ देता है। वो बस आपको इतना कर देता है कि अगर आपके पुराने कर्म बहुत अच्छे थे तो उसे कहा जाता है कर्म फल दाता। पुराने कर्म तूने बहुत अच्छे कर रखे हैं, तेरे पास अबंडेंस में कर्म है, ले शुरू से ले। और अगर थोड़ी सी कमी है तो कोई बात नहीं, इसको पूरा मेहनत कर। कुंडली के कौन से हाउसेस होते हैं जहाँ से मेन पास्ट लाइफ के बारे में पता लगता है? हर हाउस से पता चलता है। हर हाउस से? बृहस्पति कोई भी अपनी दृष्टि डाल दे किसी भी हाउस पे, जैसे फॉर एग्जांपल 7th हाउस पे डाल दी, वो लगन में था, या फिर हम मान लेते हैं कि 3rd हाउस में था, तो 5th दृष्टि जो है उसकी जीवन साथी के घर पे पड़ेगी। जितने मर्जी झगड़े हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, वो शादी टूट नहीं सकती। अच्छा, वो शादी नहीं टूट सकती, गुरु बचा लेगा। एक कोई बच्चा है ऐसा घर में जो बिल्कुल स्पिरिचुअल है, बहुत अलग ही माहौल का है वो बच्चा, तो क्या कुंडली से वो चीज़ पता लग सकती बड़े है आराम से कि पास्ट लाइफ से वो विद्या लेके आया है? हाँ जी, कहाँ? बड़े आराम से। देखो, अगर किसी का भी राहु या केतु 9th हाउस में बैठा है तो गारंटीड है, क्योंकि मैंने को बताया वो रेट्रोगेट होता है, तो रेट्रोगेट होकर 8th हाउस में आएगा, तो वो गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट रखेगा। शुक्र क्या दिखाता है? पत्नी, ठीक है, उससे लग्जरी देखी जाती है। अब कोई बंदा कहता है मेरे घर में हर तरह की लग्जरी है, पर मैं गाड़ी को सेल्फ मारूंगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लग्जरी में प्रॉब्लम है। अच्छे भले नए नए कपड़े आएंगे उसके पास, उसको गिफ्ट भी होंगे, वो खरीदेगा भी, उसकी वाइफ उसके लिए खरीद के लाएगी, बट पहनेगा क्या? फटी हुई बनियान। क्यों? पहले ये खत्म हो जाए ना, फिर मैं नहीं पहनूंगा, ओके। तब नहीं निकालूंगा। ये उसके दिमाग में, उसकी मेंटालिटी में बैठा हुआ है। इसका मतलब उसका शुक्र पीड़ित है, तो जरूर उसने किसी न किसी के जो पास्ट लाइफ में किसी की चीजों के ऊपर नजर रखी होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड रहने वाला है पॉडकास्ट, लेकिन उसमें एक तड़का ये है कि आज हम एस्ट्रोलॉजी एंड पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कुंडली कैसे, कुंडली के जो ग्रह हैं वो कैसे आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। तो मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। मैं आपको परिचय देना चाहूँगी उनका। मिस्टर गुरप्रीत सिंह अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हीलर हैं आप, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं, साथ में आचार्य तुलिका जुड़ रही हैं, आप एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। ये आज का जो पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत नया टॉपिक है, क्योंकि आज से पहले कभी भी हमने एस्ट्रोलॉजी को पास्ट लाइफ से कनेक्शन में नहीं देखा है। तो क्या कनेक्शन है पास्ट लाइफ का एस्ट्रोलॉजी से? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जितने लोग भी पास्ट लाइफ करते हैं वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, इसीलिए शायद इस टॉपिक पे ज़्यादा बात हुई नहीं आज तक। अब फॉर एग्जांपल एक चेयर है, ठीक है, अब एक चेयर है तो वो उसकी 4 टांगें होंगी, तो हम मान लेते हैं कि वो चेयर जो है वो एक इंसान की लाइफ है, ठीक है। एक जो पाया है वो है आपकी पास्ट लाइफ के कर्मस, जो आप लेकर आए हो, कैरी फॉरवर्ड किया आपने, ठीक है। दूसरा जो पाया है वो है कि आपने किस समय जन्म लिया, किस डेट को जन्म लिया, किस परिवार में जन्म लिया, किस स्थान पे जन्म लिया, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मिलकर हमारा हॉरोस्कोप बन जाती है एस्ट्रोलॉजी। यानी कि जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए थे वो आप पूरा का पूरा उसका वेटेज जो है अपनी हॉरोस्कोप में ले आए, कि आप अपनी किस्मत जो है अपने कर्मा के बेसिस पे सारी की सारी हॉरोस्कोप में ले आए। अब तीसरा पाया जो आता है, हॉरोस्कोप तो बन गई,
किसी की हॉरोस्कोप में हो सकता है कि बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स लिखे हुए हैं कि इनको तो बहुत धन धान्य मिलेगा, शादी अच्छी होगी, बहुत कुछ मिलेगा। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा हर चीज़ में वो लैक ही करेगा, यानी कि प्लैनेट्स उसके कैसे हैं। किसी को हो सकता है कि उसे कोई दोष लगा हो, जैसे पितृदोष होता है, काल सर्प दोष के बारे में बातें करते हैं। तो ये सब कुछ अब वो किस पे डिपेंडेंट हुआ, वो भी पास्ट लाइफ के कर्मास के बेसिस पे, कि जो आप कर्मास वहाँ से लेके आए थे वो पहले आपकी प्लेट में परोस दिए गए। अब उस प्लेट में जब परोसा गया उसमें कितनी खीर है, कितनी चटनी, और उस चटनी में कितनी मिर्ची है, वो डिपेंड करता है। तो ये 3 पाए तो हो गए। अब चौथे पाए पे आते हैं ना। चौथा पाया कौन सा है, आपके करंट लाइफ के कर्मास, राइट। तो करंट लाइफ तो आपके हाथ में है, बट उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो भी आपके हॉरोस्कोप में आपके पास्ट लाइफ ने लिख रखी हैं। आप सोच के देखो। तो भाई सब हाथ ही बंधे हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो खुला ही होगा ना, फ्री विल कुछ तो है। तो आपके कर्मा सबसे ज़्यादा प्रधान है, जो मैं मानता हूँ, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपकी किस्मत लिखी हुई है। जब इतना कुछ है तो पहला पाया क्या था, पास्ट लाइफ, और बाकी 3 पाए क्या हैं, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप। तो दोनों का कनेक्शन तो बन रहा है ना। मैंने हर पाए का पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन जोड़ दिया। राइट। इन शॉर्ट फॉर्म, आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किए थे वो इस जन्म का जो आपका D1 का चार्ट है, यानी कि लगन चार्ट, वो आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा से बना है। तो इसमें जब हम कोई भी जातक पैदा हुआ, ठीक है, कोई भी लगन की कुंडली आई, जैसे मेष लगन की कुंडली आ गई, वृष लगन की कुंडली आ गई, तो वो लगन उसको क्यों मिला, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा ने सजेस्ट किया था। आप पिछले जन्म के कर्मा को इस जन्म में भोगने के लिए आए हो। तो मैम एक ही टाइम पे तो बहुत लोग पैदा होते हैं, तो क्या सबके कर्म आपस में एक से होते हैं तभी उस सेम टाइम पे बहुत लोग पैदा होते हैं? नहीं, देखिए वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वहाँ पे हम सनशाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सनशाइन में क्या होता है कि 2 महीने का गैपिंग चलती है, और हमारे इस तरफ नॉर्थ इंडियाज़ में या इंडिया में इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम मून साइन को ज़्यादा करते हैं। मून सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्लैनेट है। हर 2.5 दिन में मून जो है एक घर को बदलता है, और हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है, ठीक है। हर 1 डिग्री में आपके जो नेचर में चेंजेस आएंगे वो सब पता चलते हैं। हर 1 सेकंड के अंदर भी जो है ना चेंजेस आते हैं। वो हर जिस टाइम कोई एस्ट्रोलॉजर एनालाइजिंग करता है, डीप एनालाइजिंग करता है, तभी पता चल पाता है, क्योंकि हर एक के स्वभाव में फ़र्क है, ठीक है। एक ही फैमिली में सिबलिंग्स हैं, उनके नेचर में चेंजेस हैं। साथ में जो बच्चे ट्विंस पैदा हो जाते हैं, उनके नेचर्स में चेंजेस हैं। ऐसा तो नहीं है कि सेम टाइम में पैदा हुए हैं तो बिल्कुल सेम चलेंगे। चार्ट तो सेम होता होगा ना ट्विंस का? फर्क आता है। D1 चार्ट सेम आता है। D1 चार्ट सेम आता है, पर एक D60 चार्ट होता है जो कि हर सेकंड बाय सेकंड चेंज होता है। अच्छा। 30 to 60 सेकंड्स में भी वो बहुत चेंजेस ले आता है। ओके। ठीक है। जैसे दशाएं होती हैं तो वो 5 तरह की दशाएं होती हैं। उसमें सूक्ष्म दशा होती है, वो दिन में कई बार 6 दशाएं चेंज हो जाती हैं। तो आप कई बार ना वो दशाओं का चेंज आ जाता है, कई बार वो D60 चार्ट का चेंज आ जाता है, तो उसके बेसिस पे उनकी प्रेडिक्शंस होती हैं। आप इतने डीप जाते हैं? हमारे पास एक केस आया था जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें दी। जब हमने डिटेल्स ली तो उनका ना कुछ भी मैच नहीं हुआ कि नहीं, क्योंकि देखो जब भी आप किसी की भी चीज़ें बात करोगे तो आप उनकी एक जनरल प्रोडक्शन करोगे कि आप ऐसे हैं, जो आपकी पास्ट चीज़ें हो चुकी हैं, तभी उनको पता चलेगा कि चीज़ें उनके साथ मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही, तभी हम उनका आने वाला फ्यूचर बता पाएंगे, राइट। जब उनके कुछ भी उनके साथ मैच ही नहीं हो रहा कि नहीं जी ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, फिर सबसे पहले तो हमें ना थोड़ा सा हमने कहा कि इसका ना कुछ तो प्रॉब्लम है, आपके टाइम सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है। नहीं, मेरी तो इसमें यही टाइमिंग लिखी हुई है। हमने उसको सिर्फ 1 मिनट पीछे किया था, उस कुंडली को हमने सिर्फ 1 मिनट पीछे किया था, और सारे के सारे प्लैनेट्स चेंज थे। ओह, 1 मिनट में? 1 मिनट में। उसका भी मैं आपको एक बता देता हूँ, उसका कारण क्या था। 1 मिनट के अंदर एक हाउस होता है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। जब लगन चेंज होता है, यानी कि जब लगन 29 डिग्री में होता है, यानी कि वो अब हाउस चेंज करने वाला है, ठीक है। जब वो हाउस चेंज कर रहा है, जब 29 डिग्री से 30, और जब फर्स्ट में आ गया 0 डिग्री का, तो जब 0 डिग्री होती है ना, तो उस लगन के पास कोई पावर ही नहीं होती है।
तो वो उसकी जो आइडेंटिफिकेशंस होती है ना करनी डिफ़िकल्ट होती हैं। फिर वहाँ पे हमें चेक करना होता है कि उनका जब लगन 29 डिग्री का आ रहा है, 1 डिग्री का आ रहा है, तो वहाँ से प्रेडिक्शन सारी चेंज हो जाती हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज है। और ये क्यों हुआ? देखियो, उनके पास तो हॉस्पिटल की स्लिप थी, पर जब बच्चा बर्थ लेता है तो पहले वो निकला, फिर उसको कई बार वॉश किया जाता है, टॉवल में रैप किया जाता है, फिर माँ को दिया जाता है। अब डॉक्टर ने या नर्स ने कौन सा टाइम लिखा ये नहीं पता। सो अमूमन क्या होता है, अगर आप ऐसे कुंडली ना मैच कर रही हो तो हम उसको ज़्यादातर टाइम को पीछे लेके जाते हैं। अच्छा, ओके। ये देखो, इवेंट तो पहले हो गया होगा ना, शायद नोट बाद में हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा हुआ 11:15 बजे और लिख लिया हो 11 बजे ही, उल्टा लिखा जाएगा ना। तो इस वजह से हम उसको ज़्यादातर पीछे लेके जाते हैं। तो मतलब जो हम कहें कि समझदारी इसी में है कि अगर आपको टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो पहले पीछे करके देखो, और पीछे करके ज़्यादातर ये ट्रेड्स मिल जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिनमें कि उनके पास जो कुंडली का टाइम था वो इसलिए मैच नहीं करती थी कभी भी, वो कभी एस्ट्रोलॉजर्स पर विश्वास ही नहीं करते थे। गलत ही प्रेडिक्शन हो रही है। हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जो जनरली ये बात कहते हैं कि हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, लेकिन जब हमारे पास कोई केस आएगा, हम उनके साथ बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो हम कहेंगे अपनी डिटेल्स के लिए, तो कहते हैं नहीं हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं करानी है, हमें पास्ट लाइफ ही कराना है। तो हमारा सबसे पहला कंसर्न क्या होता है कि देखिए, आप अगर आए हैं, आप कोई प्रॉब्लम लेके आए हैं, डेफिनेटली हमें क्या है, जब आप हमारे पास से जाएं तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके जाएं, ठीक है। खाली प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो रीज़न मिल जाता है तो हम उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, हम वहीं से चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तब हमें क्या कहते हैं, केस के दौरान हमने बहुत जगह दिखवाया है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब बेकार की चीज़ होती है। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। हम एक बार जनरली हम पास्ट लाइफ में तब जाएंगे जब आपकी करंट चीज़ों के अंदर हमें आपका रूट कॉज नहीं मिलेगा। अगर रूट कॉज हमें यहीं से मिलेगा तब हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ। अगर रूट कॉज यहाँ पे नहीं मिला तो डेफिनेटली हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे जाते हैं, वहाँ से हम प्रॉब्लम का कॉज ढूंढते हैं, फिर सोल्यूशन पे काम करते हैं, ठीक है। देखो, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये पूछा कि मेरी आँख क्यों गई, या मेरी आँख क्यों नहीं है, मेरी नज़र क्यों नहीं है, तो इसका मतलब कुछ उसका पास्ट लाइफ से रिलेशन हो सकता है, अगर वो बर्थ से ऐसा है। अच्छा, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ तो एक और अलग कारण हो सकता है कि उस समय में हो सकता है आपका प्लैनेट इतना स्ट्रांग था ऐसा कोई, या इतना वीक हो रखा था कि इसकी वजह से आपकी कोई एक आई चली गई, ठीक है। ऐसा भी होता है। अगर सूर्य खराब हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पे आके तो राइट आई पे इफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी के राइट साइड पे इफेक्ट करेगा। अगर मून का भी खराब है तो लेफ्ट आई पे या फिर लेफ्ट साइड पे आपको इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उस समय कैलकुलेट करनी होती हैं। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए जन्म से ही कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो ये कुंडली में दिख जाता है कि ये बच्चा पैदा हुआ है और इसको ये समस्या है, ये अपने पास्ट लाइफ से लेकर आया है। बहुत कुछ पता चल जाता है, हर चीज़ पता चल जाती है। बताइए फिर। बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे अब आपने बात की कि आई नहीं है, तो वो पता चल जाएगी। उसका रंग कैसा है, रंग भी। हाँ। आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने बैठी एग्जांपल, मैं बैठा हूँ, मेरी पूरी फैमिली में सब गोरे हैं, मैं थोड़ा सा ब्रिटिश में आ जाता हूँ, तो उसका भी कारण है। मीन लगना है क्या आपका? नहीं, लगन तो चेंज है मेरा, बट शनि की दृष्टि है आपके लगन पे। लगन पे। अच्छा, लगन को देख रहा होगा, पर्सनालिटी पे शनि की दृष्टि है। मैंने लेकिन सुना है सर कि शनि की दृष्टि वाले जो लोग होते हैं, या शनि अगर लग्न में बैठ जाए तो वो तो गोरा रंग देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा कालेपन की तरफ लेके आते हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है आपका शनि कहाँ बैठ के दृष्टि दे रहा है। ये भी है, ये भी है, क्योंकि शनि की दृष्टियां भी 3 है। तीन दृष्टियां होती हैं, ठीक है। अब वो कहाँ बैठ के आपको दृष्टि दे रहा है, कई लोगों के लगन में बैठा होता है। शनि से बहुत से लोग डराते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, वो तो आपकी वेल्थ है, वही आपको वेल्थ देता है। वो बस आपको इतना कर देता है कि अगर आपके पुराने कर्म बहुत अच्छे थे तो इसे कहा जाता है कर्म फल दाता।
पुराने कर्म तूने बहुत अच्छे कर रखे हैं, तेरे पास अबंडेंस में कर्म है, ले शुरू से ले। और अगर थोड़ी सी कमी है तो कोई बात नहीं, इसको पूरा कर, मेहनत कर। तू मेहनत कैसे नहीं करेगा? देखो जो काम हो सकता है 1 फ्लोर ऊपर चढ़ के मिलना था, तेरे को शायद 5 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो मेहनत ज़रूर करा लेगा। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि आपने अपना ही एक केस बताया कि मेरे घर में सब, आपके घर में सब पूरे हैं और आप थोड़े से वीटिश रंग के हैं। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, यहाँ पे कोई भी कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ एक केस डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो क्या आपकी पास्ट लाइफ से कोई रिलेशन हो सकता है इसका, या ये एस्ट्रोलॉजी में बस शनि वहाँ बैठे हुए हैं, लग्न को देख रहे हैं? देखो हो सकता है इसका रिलेशन हो, बट मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना पास्ट लाइफ नहीं किया। अच्छा। मेरे पास और रीजंस थे अपने पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करने के। फॉर इंस्टेंस, जब तक मैं पास्ट लाइफ को करना सीखा नहीं था तब तक मुझे ऊंचाई से डर लगता था, मुझे पानी से डर लगता था। आज की डेट में तो मालूम नहीं, पर पहली डेटों में क्या होता था, पहले के टाइम में घर बनाने के लिए ना साथ में जो खाली प्लॉट होता था वहाँ पर छोटी सी टंकी बनाई जाती थी कि वहीं से हम पानी भरेंगे और वहीं से निकाल के मसाला बनाएंगे। वो मुश्किल से 2 फुट की टंकी होती है, ठीक है, और मुझे उसको देख के भी लगता था कि मैं डूब ना जाऊँ। और आज की डेट में मैं स्विमिंग करता हूँ। नहीं लगता डर? नहीं लगता अब डर, वो पास्ट लाइफ के बाद ही ठीक हुआ है। आपने कभी कुंडली में देखा इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका कोई रीज़न नहीं है। कुंडली में आपको नहीं दिखा? देखो अगर मैं सिर्फ पानी से डर की बात करूं तो वो चंद्र से पता चलता है, ठीक है, क्योंकि वो ही पानी का कारक है। वो तो मेरे सुख स्थान में बैठा है, तो वो मुझे क्यों तंग करेगा? एग्जैक्टली। बट क्योंकि ये इवेंट बेस्ड था। मैं यही एक्चुअली सर समझना चाह रही हूँ कि डिफरेंस क्या है, कि कोई चीज़ का लॉजिक अगर हमें कुंडली में नहीं मिल रहा है तब पास्ट लाइफ खंगाली जाती है। हाँ, इसीलिए देखो पता क्या है, एक तो होता है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आई, आपके पास एक केस आया, आपके पास आया कि मुझे पास्ट लाइफ करवानी है क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है। मेरा काम क्या है, मैं जो अपना तरीका अपनाता हूँ, मैं उसके लिए पूरा होमवर्क करता हूँ। मैं उसकी हॉरोस्कोप देखता हूँ, मैं उसका ऑरा चेक करता हूँ, और फिर मुझे अगर लगता है कि इसको कराने की ज़रूरत नहीं है या ये नहीं जा सकता, हो सकता है किसी का मेंटल स्टेट ऐसा ना हो कि वो जा पाए, तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि क्यों करवा रहे हो, आपको इसी से सोल्यूशन मिल जाएगा, अपने सोल्यूशन में काम करो। सोचो ना कि किसी को मैराथन दौड़ना है और उसके टांग में फ्रैक्चर है, तो मैराथन की रजिस्ट्रेशन पहले कराएगा या फिर अपना फ्रैक्चर ठीक कराएगा? तो मैं कहता हूँ पहले फ्रैक्चर ठीक करा लो भाई, उसके बाद मैराथन दौड़ने के लिए आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। तो मैं उस समय ये नहीं कहता कि भैया आप तो आ गए हो मामू, अब तो लेट जा, अब तो तेरी वाट लग गई है, लेटाएंगे देखो। तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अब ये जितने भी लोग मेरे को आज तक मेरे पास आए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग आपको ये बोलेंगे कि हाँ ये सेशन करने से मना कर देता है, या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली फिजिकली, और या फिर उनका जो सोल्यूशन है वो उस चीज़ में है ही नहीं, वो हमें करंट लाइफ से मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजी से मिल रहा है। तो फिर हमें देखो क्या होता है, कई बार आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसे कहते हैं ना, जो चीज़ बीत गई वो बीत गई, अब आगे आने वाले चीज़ों पे काम करो। बीता हुआ समय आप वापस नहीं ला सकते, यही चलता है। जब आपकी रूट कॉज आपको इसी लाइफ में मिल गया, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मिल चुका है और आपको वहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है, तो हम पास्ट लाइफ के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन पास्ट लाइफ आपने कुछ ऐसा देख लिया जो इस लाइफ से कहीं पे भी लिंक नहीं करता था, तो वो आपको डिस्टर्ब कर देगा ना। आप अच्छी स्मूथ लाइफ जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कई लोग सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सर के पास केस आए हैं और सर ने स्पेशली मना किया कि आप इतनी अच्छी लाइफ है आपकी। एक आए थे हमारे पास केस कि बच्चे बाहर वेल सेटल्ड हैं, मैं तो यहाँ पे बस एज ए रिटायर्ड हूँ, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मना किया हमने कि आप क्यों करवा रहे हो। बाई चांस कोई चीज़ ऐसी देख लोगे अगर उस पास लाइफ में कि जो आपको हर्ट हो गई है, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आप छोड़ दो उस चीज़ को। एल्डरली लेडी थी वो, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने उनको इतना कुछ पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है, कोई बच्चों से कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो, कहती कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सप्लोर करना कहती मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे बच्चे दोनों बाहर सेटल्ड हैं, पर कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने अपने किचन में जाकर खाना बनाया हो या कुछ बनाया हो। मेरे घर में कोई ना कोई आया रहता है, वो अपना भी बनाता है, मेरा भी बनाता है, मैं तो एंजॉय करती हूँ। तो वो ऐसी लाइफ थी उनकी। मैं कहा मैम फिर क्यों पंगा ले रहे हो,
और बैठे बैठाए मुसीबत ले हाँ, लोगे। तो हम मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग ये चीज़ सोचना चाहते हैं कि सोल्यूशन, जैसे हम हमारे अपना नाम भी रखा हुआ है मेक मी प्योर, यानी कि प्योरिटी पे काम करना है। हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स उनको उजागर करके नहीं दिखा देने कि ये प्रॉब्लम्स है तुम्हारी, नहीं। बैक टू कुंडली आते हैं। कुंडली के कौन से हाउसेस होते हैं जहाँ से मेन पास्ट लाइफ के बारे में पता लगता है? हर हाउस से पता चलता है। हर हाउस से? देखो एक बात सोचो, किसी के अगर पर्सनालिटी में कोई दोष है, ठीक है, कोई बर्थ मार्क है, किसी के फेस पे बहुत ज़बरदस्त कोई फेस मार्क लगा हुआ है, काला धब्बा है, अगर, अगेन डिस्क्लेमर, किसी के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट एक केस स्टडी है, अगर कुछ ऐसा है तो उसका रिलेशन पास्ट लाइफ से हो सकता है। कैसे? बिल्कुल हो सकता है, उसने कभी हो सकता है किसी के साथ कुछ किया हो ऐसा, वो तो पास्ट लाइफ में जाके पता चलेगा। हमारे पास एक केस आए थे जिनको चेस्ट में पेन होता था। अच्छा। ठीक है, जब उनको चेस्ट में पेन हुआ, वो कहते हैं सब कुछ मेडिकली हम सब कुछ करवा चुके हैं, कहीं कुछ इसका नहीं निकल पाता कि क्या वजह है कि मेरे पेन क्यों है। तब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो उन्होंने उसमें देखा कि उनको वहाँ पे जो है गोली लगी थी 1962 की वॉर में, इंडो चाइना वॉर में। और हमने भी देखो जब सेशन हो रहा था, उनको वहाँ पे निशान था, इसी जगह था शायद, राइट या लेफ्ट साइड पे, इस तरह उनको निशान था। यानी कि वो निशान वो अपने पिछले जन्म से लेके आए थे ना, इस जन्म में तो उनको कुछ था ही नहीं। तो वो वहाँ पे चार्ट में ये दिखा दिया, आपका मार्क आ गया, यहाँ पे आया। अब ये पार्ट जो है ना हम अपना देखते हैं कुंडली से थर्ड हाउस से देखते हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं शोल्डर में। तो डेफिनेटली उस थर्ड हाउस में उनके वहाँ पे कुछ, अब हमने उस टाइम एस्ट्रोलॉजी क्योंकि पुराना है केस है तो याद नहीं कि क्या था, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ऐसा होगा, प्लैनेट बैठा होगा जो दिखा रहा होगा कि यहाँ पे इनको कोई ना कोई बर्थ मार्क होगा, यहाँ पे तो दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो पता चलता है, वो थर्ड हाउस क्योंकि शोल्डर पार्ट में उनको आया था, तो थर्ड हाउस हम वहाँ से देखते हैं, शोल्डर पार्ट को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो वो आ जाता है कि पास्ट लाइफ में उनको गोली लगी, इस जन्म में उनको बर्थ मार्क और दर्द भी है, और उनको दर्द भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखो रिलेशन वहाँ पास्ट लाइफ में क्या मिल सकता है वो हम सिर्फ कुंडली देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कर सकते पर एक्चुअल अगर आपको देखना है तब तो सेशन में जाना ही पड़ेगा। ओके ठीक है। अच्छा सर, मैंने ऐसा भी सुना है कि 5th हाउस का पास्ट लाइफ से कनेक्शन बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है। 5th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में बताता है। एक किसी ने बताया कि केतु बैठा है तो मतलब आप साधनाएं लेकर आए हैं, कुछ ऐसा है क्या? देखो राहु या केतु अगर वहाँ बैठा है, केतु तो आपने बोला कि साधनाएं लेके आए हैं, जिन लोगों का भी राहु या केतु बैठा ना, उनकी लाइफ में बताता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। अव्वल तो शादी नहीं होती, शादी नहीं होती, शादी होगी तो निभती नहीं, अगर निभ गई तो फिर गाली गलौज के साथ निभती है और किसी एक के पेशेंस के साथ निभती है। और ज़्यादातर फीमेल जो होती है वो पेशेंस बहुत रखती है विद सैक्रिफाइसेस। ठीक है। फिर बच्चे नहीं होते, अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस। और अगर मान लो क्योंकि 2 पार्टनर मिलाकर ही तो एक बच्चे को पैदा करते हैं, एक की कुंडली में तो केतु या राहु था उधर, पर दूसरी की कुंडली में बच्चे का योग था, मान लेते हैं 2 बच्चों का योग था, तो एक बच्चा हो जाएगा। बट 99% चांसेस ये होंगे कि लड़की होगी, लड़का नहीं होगा। एक चीज़ ये होगी। अच्छा, ये हमारा जो इंडिया है ये पुरुष प्रधान ज़्यादा है, बाहर तो इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हुआ या लड़की हुई, ठीक है, बट यहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उन लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होती है उस चीज़ से, ठीक है। अब आगे के बच्चा हुआ और उसमें भी प्रॉब्लम्स आई, बच्चा होने के बाद या ज़्यादातर वो बीमार रहता है, कोई मेजर बीमारी हो सकती है, कोई अनसर्टन डेथ हो सकती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो, मेरे पास एक केस ऐसा भी आया कि 3 भाई हैं, तीनों की एक किडनी नहीं है, एक दूसरे को वो देनी पड़ी ताकि तीनों जी सकें। और ये 5th हाउस में इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट पे थे, केतु और राहु। ये प्रॉपर इसे कहते हैं पितृदोष। चाहे किसी भी राशि पर बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा, अगर राहु या केतु की एक्सेस में 5th हाउस है तो पूरा या आंशिक पितृदोष आपके ऊपर आता है। और पितृदोष का क्या मतलब? एंसेस्टर्स ने का कुछ हमारे ऊपर कर्ज आया? इस पे भी देखो 2 चीज़ें आती हैं इसके बारे में। ज़्यादातर यही बोला जाता है एंसेस्ट्रल कर्सेस है। किसके एंसेस्ट्रल कर्सेस है ये तो पहले जानो। देखो सोल के कोई एंसेस्टर्स नहीं होते। यहाँ तो मान लो एक जन्म था 1801 में जन्म हुआ, उसकी डेथ हुई 1880 में, 80 साल की उसकी लाइफ थी। उस लाइफ में उसने अपने पेरेंट्स के साथ,
अपने बड़ों के साथ क्या किया, वो भी एंसेस्ट्रल कर्स बन गया। पर अब उसने जन्म लिया किसी और फैमिली में, क्योंकि उसको फैमिली की चॉइस मिलती है। तो यहाँ आने के बाद फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं था पितृदोष, सिर्फ उसी के साथ है या आंशिक है। तो ये हो गया एक किस्म का पितृदोष जो वो अपनी सोल के साथ लेके आया। एक पितृदोष वो होता है कि जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया उस फैमिली के साथ ही चल रहा था, उसमें तो जो जन्म लेगा हर किसी को पितृदोष होगा। और हर किसी के में 5th हाउस में राहु केतु होंगे। अगर 5th में नहीं होंगे तो 6th या फिर 8th या फिर 9th में होंगे, क्योंकि राहु केतु वक्रीय चलते हैं, यानी रेट्रोग्रेड चलते हैं। 6, 8, 9 में भी अगर हाँ, हो। क्यों देखो अगर 6th में है, ठीक है, तो वो रेट्रोग्रेड है, यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। तो 6 से उल्टा कहाँ जाएंगे, 5वें घर में, तो 5th हाउस का संबंध हो गया। और अगर वो 8th हाउस में है तो उसे तो कहा जाता है कुंडली का गड्ढा होता है। कुंडली का गड्ढा? कुंडली का गड्ढा होता है वो। तो वो अगर वहाँ बैठा है तो वो भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। अगर 9th हाउस में बैठा है, जो कि असल में आपके भाग्य का स्थान है, पर वो रेट्रोग्रेड होता है, इसलिए रेट्रोग्रेड होके 8th हाउस में आ जाता है, तो वो हमेशा चलता रहता है ना। तो इस वजह से वो ज़्यादातर पितृदोष की श्रेणी में आ जाता है। पितृदोष सिर्फ राहु केतु से नहीं देखते, शनि से देखते हैं। गुरु पीड़ित है तो वो भी एक तरह का पितृदोष है। मल्टीपल है, देखो बहुत सारे प्लैनेट इन्वॉल्व हो गए फिर तो। नहीं, बहुत बहुत कुछ। देखो अगर गुरु पीड़ित है तो अपने पुराने जन्म में आपके, देखो पितृदोष में ना सिर्फ माँ बाप या फिर दादा दादी नहीं होते। हाँ। उसमें मातृ ऋण भी होता है, गुरु ऋण भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ऋण भी होते हैं। तो वो भी अगर आपने गुरु के साथ गलत किया था तो आपका गुरु पीड़ित होगा, और वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी पितृदोष की श्रेणी में आ जाता है। देखो गुरु पीड़ित हो गया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर गुरु को पति का भी सिग्निफिकेंट माना गया है, गुरु को एक जगह भाई का भी सिग्निफिकेंट माना जाता है, और गुरु को आपकी एजुकेशन का, ज्ञान का भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो जिसकी लाइफ में गुरु पीड़ित हो गया तो तीनों चीज़ों से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। ना तो वो अच्छी एजुकेशन ले पाया, ना उसको अच्छा पार्टनर मिल पाया, और भी बहुत सी अच्छी नॉलेज अगर आपके सोचो, पास नहीं, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो अर्निंग कहाँ से अच्छी आएगी? सही बात है। फैमिली कैसे अच्छी तो चलेगी? कर्स आ गया ना। गुरु पीड़ित है तो कर्स ही आ गया ना आपकी लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बार सारे ग्रहों पे बात कर लें क्या, कि कौन सा ग्रह हमारी पास्ट लाइफ के बारे में क्या बताता है। जैसे आपने बृहस्पति, वो राहु और केतु के बारे में बता दिया कि क्या चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। बृहस्पति अगर इन हाउसेस में हो, 5th में, 6th में, 8th में, या एक और आपने बताया ना 9th में। देखिए बृहस्पति अगर पीड़ित है, वैसे तो कहा जाता है बृहस्पति जहाँ बैठ जाए वहाँ को उस प्रभाव को बढ़ा देता है। अपनी राशि में बैठ जाए तो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, पर उसकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी होती हैं, सौम्य होती हैं। अब अगर बृहस्पति कोई भी अपनी दृष्टि डाल दे किसी भी हाउस पे, जैसे फॉर एग्जांपल 7th हाउस पे डाल दी, वो लगन में था, या फिर हम मान लेते हैं कि 3rd हाउस में था, तो 5th दृष्टि जो है उसकी जीवन साथी के घर पे पड़ेगी। जितने मर्जी झगड़े हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, वो शादी टूट नहीं सकती। अच्छा, वो शादी नहीं टूट सकती, गुरु बचा लेगा। पर अगर गुरु खुद आके वहाँ बैठ गया ना 7वें घर में, तो फिर सेपरेशन करा देगा। सेपरेशन करा देगा? क्योंकि देखो एक बात को समझो, जीवन साथी का घर यानी कि हम उससे उसका बेडरूम भी देख रहे हैं। बेडरूम में रोमांस होता है, प्यार होता है, प्यार बड़ी मीठी बातें होती, ज्ञान वाली बातें नहीं होती। तो जिनके गुरु बैठा होता है ना वहाँ पर, हम स्पेशली उनको बोलते हैं अपने कमरे में से पहले किताबें निकालो, और उनके कमरे में 100% कोई किताबें रखी होती हैं। फिर उनको और कुछ रेमेडीज़ बताते हैं। कई बार वहाँ पर गुरु के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ रेमेडीज़ बताते हैं। तो ये डिपेंड करता है कब क्या चीज़ उनके लिए गलत हो रही है। गुरु अगर पीड़ित है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी एक तरह से टू ए लिटिल एक्सटेंट पितृदोष की कैटेगरी में आता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो गुरु ऋण आ गया, मातृ ऋण होता है, गुरु ऋण हो गया। तो ये अगर ये पीड़ित हैं तो उसी से पता चलता है। अब कई बार पास्ट लाइफ में कुछ गुरु के साथ किया, माँ के साथ। देखो अगर मेरे पास कोई मेरे पास आया पास्ट लाइफ के लिए, और मैंने उसकी हॉरोस्कोप देखी और उसकी कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे समझ में आया कि यार वैसे गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए, वो तो सिर्फ देता ही देता है, बट यहाँ पर गुरु जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि भैया आपका जो पास्ट लाइफ रिलेशन निकलेगा ना अपने किसी टीचर के साथ ही निकलेगा। किसी से शस्त्र विद्या ली हो, किसी से कोई और विद्या ली हो, मैं कहता हूँ लोहार का काम ही सीखा हो,
और उसी को बाद में निकाल दिया उसी दुकान से, तो वो भी तो गुरु ही हुआ ना। तो ऐसी ही चीज़ निकलती है उनके पास्ट लाइफ में। तो मैं उनको पर्टिकुलर इवेंट नहीं बता सकता, पर ये बता सकता हूँ कि कारण क्या था। ओह, और शुक्र? शुक्र अपने, देखो शुक्र क्या दिखाता है, पत्नी, ठीक है, उससे लग्जरी देखी जाती है। अब वो बंदा कहता है मेरे घर में हर तरह की लग्जरी है, पर मैं गाड़ी को सेल्फ मारूंगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चला पाता, उसका सुख नहीं भोग पाता। मुझे यहाँ तो टैक्सियों में धक्के खाने पड़ते हैं, या बसों में या मेट्रो में धक्के खाने पड़ते हैं। वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? या फिर मुझे ऐसी जगह पे ही क्यों जाना पड़ता है जहाँ पार्किंग नहीं मिलती, मुझे मेट्रो से ही जाना पड़ता है? भाई गाड़ी ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ मारो तो चलेगी नहीं, पर वो ऐसी जगह पे ही उसको हमेशा जाना होता है जहाँ पर उसको पार्किंग नहीं मिलेगी, इसलिए गाड़ी नहीं ले जा सकता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लग्जरी में प्रॉब्लम है। अच्छे भले नए नए कपड़े आएंगे उसके पास, उसको गिफ्ट भी होंगे, वो खरीदेगा भी, उसकी वाइफ उसके लिए खरीद के लाएगी, बट पहनेगा क्या? फटी हुई बनियान। क्यों? पहले ये ख़त्म हो जाए ना, फिर मैं नहीं पहनूंगा, ओके। तब नहीं निकालूंगा। ये उसके दिमाग में, उसकी मेंटालिटी में बैठा हुआ है। इसका मतलब उसका शुक्र पीड़ित है। तो ज़रूर उसने किसी न किसी के जो पास्ट लाइफ में किसी की चीज़ों के ऊपर नज़र रखी होगी। ठीक है, कोई वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, वाइफ के साथ रिलेशनशिप खराब रखे होंगे, या किसी का कुछ हड़पा होगा। अच्छा मैम, ये भी फिर क्या इन्हीं हाउसेस से देखेंगे कि 5th, 6, 8, 9 में अगर शुक्र है? सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लमेटिक होते हैं तो 6th, 8th और 12th होते हैं। डाइवोर्स देखना है तो 12th हाउस से देखते हैं। शुक्र से बहुत कुछ पता चल जाता है, राहु से बहुत कुछ पता चल जाता है। अब सूर्य की बात है, आपने बोला सूर्य से भी कुछ पता चलता है। किसी का अगर सूर्य पीड़ित है, जैसे मैंने बोला था कि 8वां घर जो है कुंडली का गड्ढा है, बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं कहता हूँ अगर 100 कुंडलियाँ भी देखी हों तो उसमें से मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, देखी तो ज़्यादा है, तो 100 कुंडलियाँ देखी हो ना, 99 कुंडलियों में, ये एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, अगर किसी का सूर्य 8वें घर में बैठा है, या 12वें घर में बैठा है, या 6ठे घर में बैठा है, तो पिता से दूरी वो किसी भी तरह की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है वो पढ़ने के लिए हमेशा घर से दूर रहा, तो दूरी हो गई, विचार नहीं मिलते, तो इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने बैठते ही नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि फादर है ही नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। पिता अगर से सन दूरी, है, हाँ, अगर सन है, और अगर कोई और ग्रह भी आके बैठ जाए 8वें चंद्र में, हो गया तो ऐसा माँ होगा। भी नहीं होगी, तो माँ के साथ दूरी, माँ के साथ विचार नहीं मिलेंगे। वो हर चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग आता है। मैं जनरल चीज बता रहा हूँ। अब जैसे एक कुंडली की बात बताता हूँ। मैंने कल ही देखी, किसी की चंद्र बैठा हुआ था 12वें घर में, ठीक है, तो मैंने उनसे बोला कि आपकी माँ से दूरी है, तो कहती नहीं, वो मेरी सबसे क्लोजेस्ट है, मैं उसके बिना, मेरी तो लाइफ लाइन वही है। तो मैं कहा फिर वो बीमार रहती होंगी? कहती हाँ रहती है। मैं कहा आपकी उनसे ज़्यादातर दूरी रही होगी फिजिकली? कहती शादी से पहले मैं पढ़ने के लिए बाहर गई हुई थी, फिर जॉब के लिए बाहर, फिर शादी हो गई तो मैं मेरठ की लड़की और वो बेंगलोर में रहती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमेशा दूरी ही रही ना, बट इमोशंस जुड़े हुए हैं। पर वो उनके लिए कर भी कुछ नहीं पा रही, उसके फादर की डेथ हो चुकी है। अब मदर के लिए वो जितना मर्जी करना चाहे नहीं कर पाएगी। उसके इन-लॉज की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। वो जॉब करती है पर वो चाहती है कि सारी सैलरी इधर दे। अब वो अपनी माँ को सपोर्ट कैसे करे? अगर 12th हाउस में मून है, ये ज़रूरी नहीं है। फिर देखो केस टू केस डिपेंड कर रहा है ना। इस केस में क्या था कि उनकी ऐसे दूरी नहीं थी तो वैसे दूरी हो गई। और मैंने ये भी बोला, मैं क्या वो बीमार हैं? क्योंकि बीमारी दिख रही है उस हाउस से। तो कहते हाँ वो बहुत बीमार है, उनको तो ज़्यादातर ये चाहिए कि उनकी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई वहाँ रहे, वो अकेली रह रही हैं। सिर्फ 2 ही बहनें, एक की शादी कहीं और हो रखी है, एक की शादी ये हो रखी है। दोनों सपोर्ट करने के लिए सिर्फ पैसा भेज सकती हैं, वो भी लिमिटेड। पर जो माँ, खासकर समझो जिसकी बॉडी इतनी ओल्ड हो चुकी है, अब हम गाड़ी लेते हैं, 10 साल पुरानी गाड़ी पे मेंटेनेंस क्या लगेगी, 1 साल पुरानी पे क्या लगेगी? ये तो लोहे की गाड़ी है, वो तो शरीर है। इतना बुजुर्ग शरीर होगा तो उसकी सोचो उसकी मेंटेनेंस क्या होगी। वो बेचारा खाएगा कम, दवाइयाँ पे ज़्यादा खर्चा करेगा, और उसके चला उससे और नहीं जाएगा, उसको हर वक्त के लिए सपोर्ट चाहिए। तो कितना कुछ चाहिए होता है बुजुर्ग को। तो इसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है सर? चंद्र से दूरी, किसी की माँ के साथ, अपनी माँ के साथ। चंद्र का मैंने आपको बताया ना, माँ का ऋण होता है, मातृ ऋण, तो वो चीज़ मैच कर जाती है। देखिए 9 प्लैनेट्स हैं, सन है,
सन यानी कि फादर, मून यानी मदर, मंगल यानी ब्रदर सिबलिंग हो गया, बुध आपकी जो है बुआ मासी, हर रिलेशनशिप के लिए है, गुरु आपका पति, शुक्र आपका पत्नी, इस तरह से हर प्लैनेट के आगे अगर ये प्लैनेट्स कहीं पे जिस हाउस में बैठे हैं, अगर उसका पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप निकलता है तो हो सकता है उन पिछले जन्मों में आपने उन रिश्तों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं की हो। अगर खराब हाउसेस में, अगर खराब हाउसेस में गए हैं, 6, 8, 12, हाँ 6, 8, 12, 8th हाउस में अगर सन बैठा हुआ है, नेकी कर कुएं में डाल, कभी भी इस व्यक्ति को सम्मान मिलेगा ही नहीं। आपने ऐसा बहुत से लोग देखे होंगे कि सब कुछ कर रहे हैं, लोग इनसे प्रेज बड़े हो जाते हैं कि इधर जा रहे हैं यार इनके जैसे बनना है, इनके जैसे बनना है, और 2 दिन के बाद आप उसी को गाली निकाल रहे होते हो, अब ये तो ऐसे करता है वैसे करता है। मतलब वो खुद इतना कुछ कर देंगे दुनिया के लिए, लेकिन उनको जो है ना उनके हिस्से में जो है ना मान सम्मान नहीं आता। अगर 8th हाउस में सन बैठा हुआ है आपके मान सम्मान को खराब कर देता है। मान सम्मान का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, हड्डियों का कारक है सूर्य, तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम से आता है। अब हड्डियों का कारक बोला, किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं तो वो भी सन से देखेंगे, सन पीड़ित तो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने किसी बुजुर्ग के साथ, दादा दादी, माता पिता, पिता ज़्यादातर हो सकता है, माँ की पहले डेथ हो चुकी थी, पिता के साथ आपने गलत किया, तो वो हम रेफरेंस दे सकते हैं। बट अगर आप बोलो कि एग्जैक्ट क्या इवेंट हुआ था वो तो पास्ट लाइफ से पता चलेगा, बट हाँ एक आइडिया लग जाता है कि ये इवेंट था। अच्छा, आपने कुंडली का गड्ढा क्यों बोला 8th हाउस को? देखिए इसमें ऐसा होता है कि हर हाउस जो है ना अपने पिछले वाले हाउस का व्यय स्थान होता है। जैसे D1 चार्ट, जैसे मैंने बताया कि आपके पिछले जन्मों का जो आपने कर्म किए थे उस हिसाब से आपको इस जन्म में D1 यानी कि लगन का चार्ट मिला है। जो पहला हाउस है ना, पहला हाउस हमारा शरीर दिखाता है, और पहले हाउस का पीछे वाला हाउस 12th हाउस होता है। हर हाउस का पीछे का हाउस उसका जो है व्यय का स्थान है। ऐसे 8th हाउस से अगला हाउस 9th है, और 9th हाउस को हम भाग्य का हाउस मानते हैं। तो यानी कि भाग्य का व्यय कौन कर रहा है? 8th हाउस। भाग्य जिसका साथ नहीं देगा, इंसान अपनी एड़ियां चोटियां सब कुछ रगड़ लेगा तो उसको जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं। भाग्य का व्यय स्थान कर रहा है वो, और सबसे बड़ी बात इसलिए उसे कहा जाता है कि ये कुंडली का गड्ढा माना जाता है। और 8th हाउस से ही हम आयु भी देखते हैं। 8th हाउस से हम आयु भी देखते हैं। ओके। 8th हाउस से जैसे कई लोग होते हैं कि हमने शेयर ट्रेडिंग करनी है, जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है, तो 8th हाउस के लिए भी कंसिडर किया जाता है। जो छुपे हुए अध्ययन होते हैं, ये अकल्ट साइंस भी 8th हाउस से देखी जाती है कि आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, या कितना आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल नास्तिक हैं। अगर राहु बैठा गया आपका लगन में, या आपका इसमें बैठा हुआ है 9वें भाव में, धर्म का भाव है, वो हर चीज़ में आर्गूमेंट करेगा। ऐसा, अच्छा इसकी पूजा हो रही है, ऐसे क्यों हो रही है, ये क्यों किया, हर जगह वो अपना लॉजिक लगाएगा। राहु क्या है? लॉजिक। उसको दिमाग है, शरीर तो है नहीं। उसको आप बैठे बैठे जितना मर्जी दिमाग लगवा लो, दिमाग तो वैसा ऐसा लगाएगा कि कुछ भी करवा लो कि वो अंधेरे में, मतलब कि आपको क्या आसमान के तारे वो जमीन पे लगा रहा है। अच्छा, 8th हाउस में अगर मंगल आ जाए, डिपेंड करता है कि उसकी राशि कहाँ बैठी हुई है। अच्छा ये भी डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारी चीजें, कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से आप नहीं कर सकते हो। आप एक तरीके से बस जनरल बोल दोगे, जैसे मैंने बोल दिया कि अभी वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सूर्य बैठा था, ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलेगा, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर आपको चार्ट एनालाइज करना है तो प्रॉपर हाउस सामने होना चाहिए। खाली D1 के साथ, D1 आपकी 80 to 85% की प्रेडिक्शंस देते हैं, ठीक है, लेकिन और भी तो चार्ट्स हैं, हर चीज़, हर एक का चार्ट अलग है। अब 6th हाउस को रोगों का यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। पूरी एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग से होती है, एक हाउस की एस्ट्रोलॉजी पूरी अलग है। आपको क्या रोग हो सकते हैं, अगर रोग हो रहे हैं तो कैसे उसका निवारण हो सकता है, वो हम 6th हाउस की पूरी प्रेडिक्शंस आ जाती हैं। ऐसे ही 5th हाउस के लिए आ जाता है। 6th हाउस में एक चीज़ और बता देता हूँ, 6th हाउस सिर्फ रोग नहीं बताता, वो आपके एनिमीज या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स भी बताता है, आपकी जॉब बताता है। सबसे बड़ी बात है, बात को समझना, अगर आपके बहुत एनिमीज हैं या फिर बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कॉम्पिटिटर्स कैसे आएंगे? आप एक्सेल कर रहे हो तभी तो आपके कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, यानी कि वो दिखा रहा है कि आप ऊपर चढ़ रहे हो, पर आपको हमेशा संभल के रहना है क्योंकि खींचने वाले लोग बहुत हैं नीचे। तो 6th हाउस में कौन सा ग्रह होता है जो दिखाता है कि शत्रु बहुत होंगे इस व्यक्ति के? कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी अगर प्लैनेट बैठा हुआ है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके करियर के साथ जुड़ जाएगा, उसके कॉम्पिटिटर से जुड़ जाएगा। अब डिपेंड करेगा
कि जो बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उनका कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसके हिसाब से आप शत्रुओं पे हावी रहोगे कि या शत्रु आप पे हावी रहेंगे। यहाँ तक एग्जाम्पल बताइए, नहीं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब जैसे 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, मेरे पास कोई बंदा आया, कोई केस आया, तो मैंने उसको बोल दिया कि आपका कोई केस चल रहा है, क्योंकि अगर राहु वहाँ बैठा है तो आपको कोर्ट केस करा देगा। अच्छा। कहता नहीं, कुछ नहीं चल रहा। मैं कहा ठीक है। और मैंने 2-4 चीज़ें पूछी, जैसे कि क्या आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी खरीदी है? हाँ खरीदी है। तो उसकी रजिस्ट्री हुई थी? हाँ हुई थी। तो आप गए थे वहाँ पर रजिस्ट्री के लिए? हाँ मैं गया था, पर वो तो कोर्ट नहीं होता। तो मैं कहा उसमें स्टैम्प पेपर तो लगते हैं। हाँ, तो वकीलों के साथ या स्टैम्प पेपर के साथ जुड़े। तो वो टाइम इसलिए मैंने बोला क्योंकि राहु बैठा है, इसलिए ये नहीं कि हमेशा वो वहाँ पर ही जाएगा, वो इसलिए क्योंकि उस समय उसका राहु एक्टिवेटेड था। अच्छा होगा। हाँ, वो कुछ अच्छा दूसरी चीज़ भी कर सकता है। अगर वो वहाँ पर ना गया होता तो किसी कोर्ट केस में फंसा होता, चाहे कहीं पर मैं कहता हूँ बयान देने गया होता। तीसरी चीज़, अगर वो बंदा खुद ही लॉयर निकल आए तो हाँ ये बात भी है, तो तो जाएगा ही। वो इन सब चीज़ों से बच जाएगा। अच्छा। उसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ ही अपने प्रोफेशन में ले ली ना, यानी कि उस प्लैनेट को सेटिस्फाइड कर दिया। जब किसी भी चीज़ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट होती हैं, तो हम रेमेडीज देते हैं। 6th हाउस करियर का होता है। हाँ जी, 6th करियर का भी है, रोगों का भी है, और शत्रुओं का भी है। एनिमीज 10th भी कंसीडर करते हैं डिपेंड आपके करेगा करियर के लिए। एनिमी आप पे हावी या आप रहने पे भी हावी। 6th हाउस बेसिकली जॉब का है, जॉब का देखा जाता है। करियर को हम 10th हाउस से देखते हैं। अच्छा, करियर 10th हाउस है, जॉब 6th हाउस है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है। करियर तो बिजनेस भी हो सकता है करियर ना? तो बिजनेस भी हो सकता है। अच्छा, करियर आपका फ्रीलांसिंग भी हो सकता है। ओके। करियर ये भी हो सकता है कि आप साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हैं और साइड बिजनेस भी रन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। डिफरेंस है 6th एंड 10th। हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए हर एक कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। सिंगल में जैसे अगर हम छोटे बच्चों की ABCD की बात करें तो CAT कैट बन गया, लेकिन अगर हम स्पेलिंग को चेंज करवा दें तो TAC टैक भी बना है। बच्चों को सिखाएंगे, जब हम A वॉवल सिखाते हैं ना, तो इसी तरह से हाउस सिस्टम है। एक जनरल प्रोडक्शंस तो हम आपको छोटे छोटे बता रहे हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं वो भी तो देखने पड़ेंगे ना आपको। किस हाउस का लॉर्ड है, किसके साथ जाके बैठा है, शुभ दृष्टियों में बैठा हुआ है, शुभ कत्रियों में बैठा है कि पाप कत्री में बैठा है, कितने पावर लेके बैठा है अपनी, कितनी नहीं लेके बैठा। जैसे आपको पता है कि 12 हाउसेज हैं, तो 12 हाउसेज के अलग अलग पूरे हाउस की अलग अलग एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा सर, कई लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हमारा कहीं से भी स्पिरिचुअलिटी से, साधनाओं से, मिरेकल से, इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारी पूरी फैमिली भी इनको नहीं मानती है, बट एक कोई बच्चा है ऐसा घर में जो बिल्कुल स्पिरिचुअल है, बहुत अलग ही माहौल का है वो बच्चा, तो क्या कुंडली से वो चीज़ पता लग सकती बड़े है आराम से कि पास्ट लाइफ से वो विद्या लेके आया है? हाँ जी, कहाँ? बड़े आराम से। देखो, अगर किसी का भी राहु या केतु 9th हाउस में बैठा है तो गारंटीड है, क्योंकि मैंने बताया वो रेट्रोगेट होता है, तो रेट्रोगेट होके 8th हाउस में आएगा तो वो गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट रखेगा। जैसे हम बताया ना 8th हाउस से अकल्ट भी देखते हैं। ठीक है, अगर 8th हाउस में बैठा है वो भी एक तरह का पितृदोष है, पर अगर वो ऑकल्ट में आ गया तो उसकी रेमेडी बन गई, हाँ, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पितृदोष को भी उसने ओवरकम कर लिया। तो वो डिपेंड करता है, और ज़्यादातर हाँ, अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उसकी रेमेडी ही यही है कि आप ऑकल्ट में आ जाओ। और इंट्यूशन कौन सा प्लैनेट देता है? ये भी केतु बताता है। केतु बताता है। केतु बताता है, फिर आपका चंद्र बताता है, पर डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। केतु बहुत इंट्यूटिव है, उसकी बहुत इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई लोगों को सपनों में दिख जाता है आने वाला कल, बहुत लोगों आने के वाले साथ सुना है टाइम। मैंने। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ होता है, और ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं इनके पास क्या ही विद्या है, पर जिन लोगों को ये होता है ना वो बहुत परेशान होते हैं। भाई ये तो पता चल गया कल को क्या होगा, पर उसका सोल्यूशन तो नहीं मिला ना। वो बेचारे सोच में रहे थे कि ये कल को होना जाए, और जब वो होता है तो उनके पास सोल्यूशन नहीं होता। फिर वो बस यही कहते हैं कि मुझे क्यों पता चला। चलो एक इवेंट होना था मान लो 6 महीने बाद, पर वो 6 महीने से वो इंसान तो घुल रहा है ना उसकी वजह से। वो किस प्लैनेट की वजह से? केतु एंड चंद्र यही कौन है। से हाउस में है? ज़्यादातर 9th से। ज़्यादातर 9th से आपको जोड़ता है क्योंकि केतु। पीछे का वो देता है।
नहीं, केतु वैसे ही बहुत, अगर आपका स्ट्रांग है केतु, अगर लगन में भी बैठा है तब भी आपको बहुत तब भी कर ज्यादा देगा। स्किल्स देगा। केतु वो चीजें देखता है जो आप आंखों से नहीं देखते, ऊपर का तो है ही नहीं ना, उसके पास नीचे का इमोशंस है। तो केतु तो वो सब चीजें देख रहा है कि जो आप आंखों से नहीं देख सकते हो, वो सब चीजें दिखा देता है आपको केतु। केतु को गुरु भी माना गया, बहुत ज्ञानी माना गया, उसे बूढ़ा माना जाता है, ठीक है, तो बहुत पर उसके पास एक्सपीरियंस सर है नहीं उसके है, पास। पर उसे मंगल की तरह भी माना जाता है। क्यों? केतु को दिया हुआ है, राहु को गुरु के समान बोला गया है, केतु को मंगल के समान बोला गया है, ठीक है। अब केतु की जब रेमेडीज करानी होती हैं तो डेफिनेटली मंगल को रेमेडीज करवाई जाती है, केतु के मंत्रों की चैंटिंग कराई जाती है। केतु को जो है मंगल के जिस टाइम आप कहोगे ना, हनुमान मंदिर में जाके फ्लैग ध्वजा, हाँ, हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ा के आओ, जब केतु तंग कर रहा है, केतु पीड़ित कर रहा है आपको, तो केतु को मंगल के समान माना गया है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें, हर एक प्लेनेट का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे अब हम एक जनरल बात करते हैं, जैसे आप और मैं बैठे हैं, हमारे मूड स्विंग्स हर बार तो 1 मिनट नहीं रहेंगे ना, तो हर बार की पर्सनैलिटी हमारी अलग उभर के आती है। कहीं हमने घर पे बैठे हैं तो हम लोअर टी शर्ट में बैठे हैं या नाइटी में बैठे हैं, हम कहीं बाहर निकल के जा रहे हैं तो हम सज धज के जा रहे हैं। अब हर प्लेनेट भी ऐसा है, अगर वो कहीं पे कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कहीं पे बैठा हुआ है तो वो बिल्कुल लेजी बैठा हुआ है, उसकी तो डिग्री नहीं है, लेजी है। लेकिन जब उसकी दशाएं आई, अंतरदशा आई, सब कुछ आया, तो उसको पीछे से पिन लग गई, अब पंप आ गया। यार पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा होता नहीं था, अब होने लगा, अरे पावर आ गई उसके पास, वो एक्टिवेट हो गया। अब आपको मैं केस बताता हूँ, ये हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई थी किसी केस के बारे में, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप और मैं समझ जाएंगे। आपने ना बात की थी गुरु में राहु की, राइट? तो गुरु में राहु किसी को बच्चा दे सकता है, दे सकता है, डिपेंड तो करता कहते है हैं कि कि उसकी नहीं देता। प्लेसमेंट क्या है, अच्छा, क्योंकि इसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है, ठीक है। पर मैंने एक केस ऐसा भी देखा है जिसमें उसने सेपरेशन करा दिया, 14 साल की शादी को तोड़ के लात मार के चला गया, और यही योग है, यही दशा चल रही है गुरु राहु की। अब आप सोचोगे, उस केस को देख के सोचोगे ये तो दशा ही खराब है, पर अगर उस केस को सोचो जिसको बच्चा मिला, हाँ उसको इश्यूज आए होंगे कि मेडिकल फिटनेस में कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, थोड़ा वो राहु क्योंकि गर्म है, वो उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ करेगा, पर अल्टीमेटली उसने दे दिया। तो गुरु चंडाल योग हर किसी के लिए एक जैसा होगा ये ज़रूरी नहीं है, ओके, ठीक है। सिर्फ योग नहीं देखने आपको ये भी देखना है वो प्लेसमेंट्स बन कहाँ रही हैं, अच्छा, ठीक है। योग एक घर में बैठ के बन रहा है या फिर वो एक दशा बन रही है। मैंने इधर भी दोनों केसेस में दशाओं के हिसाब से बात की है, महादशा अंतरदशा। हाँ मैंने सिर्फ दशाओं की बात की, मैंने प्लेसमेंट एक हाउस में नहीं थी, वो ना उधर ना इधर, दोनों केसेस में नहीं थी, पर दोनों के रिजल्ट देखो कितने ऑपोजिट है। राइट। तो इसीलिए वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है कहाँ पर बैठने से। आप जैसे मतलब एक जनरल आप प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हो कि आपका गुरु 12वें में बैठा हुआ है तो आप तो स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, या केतु बैठा हुआ है तो आपका ये आखिरी जन्म है, अब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, ऐसा आप फिक्स नहीं कह सकते। जनरल बातें करेंगे तो हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट का ये असर तो हम बोल सकते हैं, लेकिन आप उसके सारे कॉम्बिनेशन चेक करोगे ना, हर एक 9 प्लैनेट्स हैं, जबकि राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, तो बाकी तब भी बहुत असर दिखाते हैं, छाया प्लैनेट है। और ये तो लाइफ में बिल्कुल जो फर्श पे है उसको अर्श पे पहुंचाते हैं, जो अर्श पे है उसको फर्श पे पहुंचा देते हैं, ये प्लैनेट तो वो असर दिखाते हैं। तो हर कॉम्बिनेशन क्या प्लेसमेंट लेके बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्यों कहते हैं कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो बैठा हुआ है, जैसे गुरु राहु की बात करें या मंगल राहु की बात करें, मंगल ऑलरेडी एनर्जेटिक है, राहु और एनर्जेटिक आ गया, दोनों एक जैसे मिल गए, एक ही व्यवहार के व्यक्ति मिल गए, आजा भाई जिसको तोड़ना है फोड़ना है सबको फोड़ लेंगे, चल ठीक है। अब यहीं पे अगर आपके साथ कोई सौम्य प्लैनेट आ गया, मंगल और शुक्र बैठ गए, एक बिल्कुल हार्ड है, एक बिल्कुल सॉफ्ट है, दूसरा कहेगा यार मैं नहीं जा रहा, तू लड़ ले, मेरी बस की नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तेरे को सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तू कहेगा मैं लड़ूंगा, मेरी बस की नहीं है भाई लड़ना, मैं नहीं लड़ सकता। ये वैसे ही जैसे एक सेनापति के साथ रानी बैठी हुई है, रानी तो प्रोटेक्शन मांगेगी, काम डाउन, जस्ट काम डाउन, ठीक है, वो तलवार भी निकालेगी, छोटी सी तलवार निकालेगी, वो आराम से, तो वो क्या ही लड़ेगी, वो कहेगी बातचीत से मैटर सॉर्ट आउट कर ले, राइट, बातचीत से बात, डिप्लोमेसी, हाँ बिल्कुल ऐसे कर ले। लेकिन अगर मंगल राहु है तो कहता नहीं भैया तू आ जा भैया, तूने कैसे छेड़ दिया। तो हर प्लेनेट क्या है, संगत,
इसको हम इसमें कहते हैं युतियाँ। युतियाँ कौन सी युति बन रही है, कहाँ बन रही है, किस घर में बन रही है, कब कब वो दशा एक्टिवेट होगी। अब D1 चार्ट तो पहले दिन से बन गया ना। और किंग और सेनापति साथ आ जाए फिर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप गवर्नमेंट राजा को क्या चाहिए, अपना सेनापति, हाँ गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, मिलिट्री आर्मी का कमांडर बन सकता है ऐसा व्यक्ति। तो मतलब प्रोफेशन अपना उस हिसाब से। देखो जिसका मंगल बैठा हुआ है 10th हाउस में, मैंने बोला करियर दिखते हैं 10th हाउस से। अगर तो हम बात करें कि वो आर्मी में जाएगा या पुलिस में जाएगा तो हाई पोस्ट पे जाएगा। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो फिजिशियन नहीं बनेगा, वो सर्जन बनेगा। ठीक है, वो पॉलिटिशियन बन सकता है। यहाँ तक कि वो बिल्डिंग के काम में आ सकता है, कंस्ट्रक्शन के काम में आ सकता है, लैंड सेल परचेज के काम में आ सकता है, किसान भी हो सकता है, बट अच्छा ग्रो करेगा क्योंकि मंगल ज़मीन भी तो है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट बैठा है, पर फिर अगेन कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, ये तो बहस चलती है, जनरल डिस्कशन चल रही है। लास्ट में अगर पास्ट लाइफ एंड कुंडली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई बात आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। मैं एक केस बता सकता हूँ। हाँ जी प्लीज़। एक मेरे पास केस आया था जिसमें कि उनके घर में वही मैंने कहा था ना पितृदोष, तो वो केस था। उसमें ये था कि पहले उनकी शादी होने में 3 शादियां टूटी, मतलब रिश्ता हो रहा है पर टूट जाता है, रिश्ता हो रहा है टूट जाता है। फिर अल्टीमेटली शादी हुई। फिर कहते जब मैं घर में रहूं तो मुझे उसे घृणा हो, वाइफ से पता नहीं क्यों। जैसे मैग्नेट होते हैं ना, तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन। तो वो रिपेल करते थे एक दूसरे को, वो गाली गलौज भी होती थी। कई बार कहते कि मेरे को बहुत बुरा लगता था, पर मैं जब हाथ उठा देता था तो उसके बाद बुरा लगता था क्योंकि मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता था। फिर कहते जब मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे अट्रैक्शन होती थी उसकी तरफ, मतलब बाहर हूँ दूर हूँ तो घर जाना है, घर जा रहा हूँ तो मेरे को दूर जाना है, तो मैं टिक ही नहीं पाता था। फिर उनके बच्चे बड़ी मुश्किल से हुए। अगेन वही चीज़ आती है कि मिसकैरेजेस होते हैं, बच्चे हुए तो बड़ी मुश्किल से हुए। कभी किसी का होता है ना कॉर्ड लिपट जाता है तो बच्चा नहीं बच पाया, तो ऐसा कुछ हो गया। तो एन नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें, बहुत परेशानियां ले लेके वो कहीं एक 50s की एज तक पहुँचे। बट बच्चा अभी छोटा था, ठीक है, क्योंकि 50s की एज में आप मानते हो कि बच्चा कम से कम 20 का तो होगा, इतना तो होना चाहिए। बट बच्चा भी बहुत छोटा था, अभी मान लीजिए 6-7 साल का था, क्योंकि बच्चा बहुत लेट हुआ ना, डिले हो गया, शादी लेट हुई, बच्चा डिले हो गया, सब कुछ हो गया, कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, ठीक है। तो ये सब कुछ करते करते वो पहुँचे जी कि ये कारण क्या है, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो मैंने पास्ट लाइफ करने से पहले ही उनको बोल दिया कि देखो ये इसका कनेक्शन सीधा सीधा आपके पितृदोष से है। आपने कुछ पहले ऐसा कर रखा है जिसका मैं पितृदोष बता रहा हूँ। आपको सल्यूशन चाहिए या आपको सिर्फ कारण जानना है। तो कहते हैं कि ये आपने कहा कि पास्ट लाइफ अगर करवा लेते हैं तो वो एक सल्यूशन बन जाता है। मैंने कहा वो तब बनता है जब एक इवेंट बेस्ड होता है। इवेंट बेस्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर इवेंट बेस्ड था तो उस कारण से होता है, पर आपका तो पितृदोष दिख रहा है, आपने एक नहीं मल्टीपल कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। जब अपनी वाइफ के साथ, आपकी भाइयों के साथ नहीं बनती, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, घर में आते हो तो आप तो अपने पिता के ऊपर भी हाथ उठाने को पड़ जाते हो। तो जब इतना कुछ करते हो इसका मतलब आपने कईयों का ऋण देना है। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा आपकी पास्ट लाइफ में सिर्फ यही दिखेगा आपको कि आपने हर किसी पे हाथ उठा रखा है। तो कहते नहीं मुझे करना, मैं करो। अब किया तो वही चीज़ निकली कि उन्होंने जिससे काम सीखा था, जैसे मैंने एग्जांपल दी ना आपको कि लोहार से काम सीख रखा था और उस लोहार को ही वहाँ से हटवा दिया था, खुद उसकी दुकान पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसी के काम पे कब्जा कर लिया और बेचारे को दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया। तो गुरु का किया, गलत किया, माता पिता के साथ गलत किया, बीवी को एक को कुएं में फेंक दिया। अरे बाप रे, ठीक है, वो पुराना जन्म जो देखा, कुएं में फेंक दिया एक बीवी को। दूसरी बीवी के साथ भी बहुत गलत किया, उसको छोड़ ही दिया। और तीसरी बीवी के साथ जब तक उनका सेक्सुअल डिज़ायर थी तब तक ठीक थे। तो ऐसे उन्होंने जो पास्ट लाइफ देखी वो बहुत कुछ देखा, बहुत गंद देखा। अब हम सोचते हैं कि आज की डेट में ना क्राइम बहुत है, हम कहते हैं रात के टाइम ना बच्चों को निकालना नहीं बाहर, बहुत क्राइम है। अरे आज तो फिर कैमरे लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर है,
पता चल जाता है हुआ क्या, किसने किया, और करने वाला डरता भी है। तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं, सीधा मारते थे, काटते थे, नदी में फेंक देते थे, यहाँ ज़मीन के नीचे दफना देते थे। सोशल मीडिया नहीं था कि चीज़ों को प्रमोट करें। आज एक चीज़, छोटा सा इंसिडेंट होता है, देश विदेश सब जगह पहुंचता है कि ऐसा हुआ। उस टाइम वो चीज़ें दब जाती थी। गांव में हुई, छोटे छोटे गांव होते थे, इंसिडेंट्स तब भी होते थे। हम तो जितने सर पास लाइफ कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स निकल के आते हैं कि अच्छा इसने ऐसे किया था। एक पास लाइफ किया था, हमारे पास ऑफिस में हमारी काउंसलर थी तो उनका कि सर मेरे को ना बड़ा है, आप मेरा कर दीजिए। उनका पास लाइफ किया, उन्होंने क्या देखा कि उनको ना एक कान से अभी कम सुनता था। जब उसका पास लाइफ किया तो उसके पिछले जन्म में उसके चाचा ने उनको किया था, और उसी इंसिडेंट में जब उसको उठा के फेंका, कि वो बताया ना कुएं में फेंका था उसको, और जब वो कुएं में फेंका था उसको तो वो यहाँ पर टच होकर निकला था, तब उसके कान का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो जब इस जन्म में वो पैदा हुई तो उनको उस कान में प्रॉब्लम थी। तो ये सब इवेंट बेस्ड होता है। ये इसका सोल्यूशन पास्ट लाइफ से मिल जाता है। अगर इवेंट बेस्ड है तो आपने जब इवेंट देख लिया तो वो सोल्यूशन बन जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। काफ़ी सारी आपने आज इन्फॉर्मेशन शेयर करी हैं, और मेरे लिए बहुत नया टॉपिक था कि कैसे आप कुंडली से पहले अपनी पास्ट लाइफ देखो, ना कि बजाय सीधे चले जाओ और पास्ट लाइफ रेग्रेशन ही कराने लग जाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वेलकम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कोई अगर आपके सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नमस्कार।